अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज वफाकी काबीना की ECL से मुतालिक ज़ैली कमेटी में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश के बाद शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। आज वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी के इजलास में वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम, शेख रशीद, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और नैब के हुकाम आज शरीक हुए। कमेटी में नैब की सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने का मामला वफाकी काबीना को भिजवाया जाए, जिसके बाद अब वफाकी काबीना शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की हतमी मंजूरी देगी। ज़ैली कमेटी के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर शेख रशीद और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा कि कमेटी के तीनों अरकान ने इत्तफ़ाक़ राय से शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने की नैब की दरख्वास्त मंजूर की है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक शहबाज शरीफ वज़ारत दाखिला को 15 दिन के अंदर नज़रसानी की दरख्वास्त दे सकते हैं। वज़ारत दाखिला शहबाज शरीफ की दरख्वास्त का 90 दिन के अंदर फैसला करेगी। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के मामले पर कहा कि शहबाज शरीफ हुदैबिया केस खुलने की वजह से भाग रहे थे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ज़ामिन है, वो बाहर कैसे जा सकते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस के मामले पर कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्स मदर ऑफ ऑल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है, जो अभी हल नहीं हुआ। किसी भी केस में अगर नई शहादत सामने आए तो इसे खोला जा सकता है। केस में बरी तब होते हैं जब उनका ट्रायल हो। हुदैबिया पेपर मिल्स केस तकनीकी बुनियादों पर बंद हुआ था। अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के मामले के बाद हुकूमत जो है अब काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, जबकि दूसरी तरफ अब कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को अदालतों की तरफ से रिलीफ मिला है। ये एतराज़ उठा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितना जल्दी रिलीफ और जितना सस्ता और फौरी रिलीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलता है, पीपल्स पार्टी को तो कभी नहीं मिला। लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने कि ज़ैली कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है। यकीनन एक मुश्किल तो खड़ी हुई है शहबाज शरीफ के लिए। अब हुदैबिया पेपर मिल्स केस भी नए सिरे से खुलेगा, इसको री इन्वेस्टिगेट हुकूमत करना चाहती है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो PDM है, जिसमें मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब मिलकर ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करना चाहते हैं, हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं। इसका जो लाहे अमल है वो ईद के बाद अनाउंस किया जाएगा। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, माहिर कानून हैं, बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, थैंक यू। चौधरी साहब, आपको भी पता है जब पनामा केस चल रहा था तब कमर जमान चौधरी साहब जो उस वक्त चेयरमैन नैब थे, उनसे पूछा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ क्या आप अपील दायर करेंगे। हुदैबिया रेफरेंस पे जब पूछा गया तो उन्होंने इनकार किया। तब ये रिमार्क्स आए, सुप्रीम कोर्ट में ये रिमार्क्स दिए गए कि अब लगता है कि नैब जो है वो फौत हो चुका है। उस वक्त नैब ने बिल्कुल कोशिश नहीं की, उल्टा कहा कि हम इसको नहीं दोबारा खोलना चाहते। तो जाहिर है फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, बंद हो गया। अब आप समझते हैं वाकई नए शवाहिद अगर मिलते हैं इस केस में, जो हुकूमत कह रही है कि नई चीज़ें सामने आई हैं, तो इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। चौधरी साहब, दो तीन चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा। ये मैं आता हूँ इस पे कि नए शवाहिद, मेरे तो राय में, मेरी राय नाकिस राय में, हकीर राय में तो ये है कि इसमें नए शवाहिद की भी ज़रूरत नहीं है। ये केस बंद ही नहीं हो सकता। अच्छा। और उसकी वजह ये है फौजदारी मुकदमा बंद नहीं हो सकता। फौजदारी मुकदमे पे ये हो सकता है कि कोई दरख्वास्त देने की मियाद वो ज़ायदुल मियाद हो जाए। दरख्वास्त देने कोई ख़ास आपने दरख्वास्त देनी है, नज़रसानी की दरख्वास्त देनी है या को अपील करनी है, वो आप ज़ायदुल मियाद कर लें। फौजदारी मुकदमा जब तक वो उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं होती या वो कम अज़ कम एक्विटल या ना बरियत या सज़ा के मरहले तक एक ट्रायल में, ट्रायल कोर्ट यानी सेशंस कोर्ट के सामने वो नहीं पहुंचता, उस वक्त तक वो और वहाँ फैसला हो जाए और अपील में भी फैसला हो जाए। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट उस ट्रायल की के सिलसिले में फैसला देती है
वो भी फैसला दे ले। कोई सी दरखास्त मुतफरक दरखास्त पे फैसला नहीं दे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल जिसमें गवाहान पेश हुए हो, उन पे जिरा हुई हो, सबूत पेश किया गया हो और उस पे फैसला दिया गया हो, उस पे सज़ा दी गई हो या बरी कर दिया गया हो, उसके बाद फिर अपील हो लाहौर हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, इस सिलसिले के तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी शहादतें हो, सारी सबूत हो और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे तो नहीं खोला जा सकता। लेकिन ये कहना कि जी ये इस तरह बंद हो जाएगा, अदालत ने ज़रूर ये कहा है। अदालत ने जो कादी फैज़ ईसा की जजमेंट है उसमें यकीनन हतमी तौर पे केस को बंद किया गया। हाँ। और मैं समझता हूँ कि कुछ एक चीज़ जो ज़रा इमरान खान को बचा लेगी वो जजमेंट है जिसमें 4 जजों ने काजी फैज़ ईसा साहब को कोई ऐसा मुकदमा सुनने से माने कर दिया है जो इसमें इमरान खान का मुफाद या इमरान खान हो। सो वो चूँकि नहीं बैठ सकते, तो वरना मेरा ख्याल है शायद इस वक्त तक वो तौहीन अदालत का वो लग चुकी होती वो लग चुकी होती और तौहीन अदालत बड़ा डेंजरस है इमरान खान के लिए, क्योंकि अगर तौहीन अदालत की सज़ा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले सज़ा दी थी यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत। बिल्कुल 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 7 मेंबर बेंच था। मैंने खुद ये कहा कि ये बस सज़ा हो गई टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई, कोई जब तक 6 महीने की कम से कम सज़ा ना हो, सही, और मॉरल टर्पिट्यूड ना हो, वो सजा डिस्क्वालीफाई नहीं करती। अच्छा सर, एक और बात बताएं सर, आइन का आर्टिकल 13 जो है और उसमें वो उसको डिस्क्वालीफाई कराया। हाँ। और वो इमरान खान ने दरखास्त दी थी। सही सर, आइन के आर्टिकल 13 में एक डबल जेपटी का एक प्रिंसिपल है जिसके मुताबिक अगर किसी का ट्रायल हो गया तो उसको बरी कर दिया गया तो दोबारा केस नहीं हो सकता, ओपन नहीं हो सकता, री इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकता। इस केस में, हुदैबिया की मैं बात कर रही हूँ, इस केस में और आइन के आर्टिकल जेपीडी जो आइन का आर्टिकल 13 है, इस प्रिंसिपल में कोई फ़र्क है? वो ज़रा समझा दें। प्रिंसिपल ये है, ये असल में ये जो असूल है, ये सेक्शन 403 ज़ाब्ता फौजदारी में है और वो ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में नाफिज हुआ था। ये आइन में फंडामेंटल राइट के तौर पे बाद में आया और उसमें ये कहा गया था कि कोई अगर एक्विट हो जाएगा, बरी हो जाए या उसको सज़ा हो जाए तो फिर कोई उसके खिलाफ कार्रवाई उसी जुर्म की जिसकी नहीं हो सकती, फर्ज जुर्म लगी थी, वो नहीं हो सकती। आइन कहता है कि कोई प्रोसिक्यूट नहीं होगा और अगर कोई बरी हो गया है या सजा हो गया है, वो दोबारा उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ये एक बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। सही। अब ये बिल्कुल दुरुस्त है, पर इसमें केस में, मुकदमे में ट्रायल के जरिए तो गया ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के साथ। ये तो मुतफर्रक दरखास्तों के जरिए गया। अगर ट्रायल का होता, उसमें शहबाज शरीफ बरी हो गया होता, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स लगाए होते जो उस वक्त नैब के पास थे, उस पर बहसें होती, जिरा होती, गवाह पेश होते, वो जिरा के बाद सारी उस सब को डिस्कस करके सेशन अदालत उसको बरी करती, फिर वो अपील करता हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट सारा खंगाल के सारी शहादतें और सारे सबूत, और इतना बड़ा रिकॉर्ड होता, उसको देख के एक एक गवाह को डिस्कस करके उसको बरी करती और अपील एक्सेप्ट करती, सुप्रीम कोर्ट में जाता, सुप्रीम कोर्ट फिर ट्रायल के हवाले से
उसको परखता और अपहोल्ड करता हाई कोर्ट का फैसला, इस तरह जिसमें सारे शहादतों को और सारे गवाहों को और गवाहों की जिरा और वो सारा सिलसिला हुआ होता, तो फिर ये बिल्कुल नहीं ट्राई हो सकता था, फिर ये बिल्कुल नहीं प्रोसीडिंग हो सकती। बिल्कुल सही। पर ये अच्छा, एक और चीज बताएं, डार साहब का 164 का बयान, जब वो वादा माफ गवाह बने, जिसकी बुनियाद पर सारा ये मामला चला, रेफरेंस हुआ, बाद में जब नवाज शरीफ साहब जिलावतनी के बाद वापस आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा ये जो बयान था मैंने दबाव में आकर दिया है। अब हुकूमत तो जाहिर है इसी को बुनियाद बनाकर आगे चलना चाहती है ना, डार साहब से भी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, सारे मामला ही उसके बाद शुरू हुए। डार साहब जब वादा माफ गवाह बने, तो जब कोई वादा माफ गवाह बनता है और बाद में ये कहता है कि मैंने तो प्रेशर की वजह से दिया था, ये तो सच बात है ही नहीं, तो सर फिर सच होता क्या है? जो उसने पहले बयान दिया वो, या जब वो कहता है नहीं जो मैंने तो प्रेशर की वजह से दिया था, बाद में वो मुकर जाए? सर फिर इसकी 164 की अहमियत क्या होती है? 164 की अहमियत ये है कि 164 का बयान और कानून जो है, सेक्शन 164 है ज़ाब्ता फौजदारी का, वो ये पूरा प्रोसीजर जो है, पूरा ज़ाब्ता है कि किस के मराहिल पे और किस तरह ये एक मैजिस्ट्रेट ने बयान रिकॉर्ड करना है। और उसमें बहुत सारी बातें हैं। उसमें एक ही है कि जो गवाह है, जो बयान देने आ रहा है, उसको मुकम्मल मौका देना चाहिए, अकेले बैठ के वो सोचे, अदालत के और सुपरिटेंडेंट जेल और पुलिस वालों की हिरासत से अलहदा वो खुद सोचे, उसको टाइम दिया जाए, घंटा दिया जाए, आधा घंटा, 1.5 घंटा। कई होते हैं कि वो कहते हैं जी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारा बयान लिखें, तो लेकिन ये उसको मौका दिया जाए कि वो आराम से बैठ के खुद, और जज उसको बताता है कि आप ये मेरे रिटायरिंग रूम में बैठ जाओ, और इसको तो रिटायरिंग रूम में बिठाते, सागदार था, और दार साहब आप पूरी तरह सोच लें, तसल्ली कर लें कि आप ये बयान देना चाहते हैं और बग़ैर जबरो इकराह देना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं ये लिखूंगा और आप इस पर दस्तखत करेंगे। वो आधा घंटा बैठे, घंटा बैठे, वो कहता है जी मैं बिल्कुल ये बयान देना चाहता हूँ, मेरा कोई मेरे पे दबाव नहीं। हाँ। ये स्टेटमेंट उसकी लिखी जाती है, वो दस्तखत करता है, फिर मैजिस्ट्रेट उसको उसकी शहादत लिखने से पहले फिर पूछता है, फिर वो दस्तखत करता है, और या फिर वो गवाही देता है, चाहे दस्तखत की ज़रूरत ना हो, मैजिस्ट्रेट बिला इकरा वो लिख ले। फिर जब वो बयान ख़त्म करता है तो फिर मैजिस्ट्रेट पूछता है कि इसने जो बयान दिया है आप इस पे खड़े हैं। अच्छा। तो ये हाँ, अब इतनी तसल्ली की जाती है उसमें, और ये अंग्रेज़ के ज़माने का बनाया हुआ कानून है, इसमें एक फेयर प्ले है, और वो बंदा फिर कहता है कि जी मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, और वो बाहर निकल के भी पूरा अरसा, पता नहीं कितने साल, वो उसको डिनाई नहीं करता। सर कोई मिसाल दे दें, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला खत्म कर चुकी है, बंद कर चुकी है, किसी मामले पर फैसला दे चुकी है, केस बंद हो चुका है, दोबारा वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया हो और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना हो, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन होगी अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होगी ना, अभी तो FIA इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, तहकीकात होगी, बाद में मसला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जब ये लोग रेफरेंस लेकर जाएंगे, बाद में ट्रायल होगा। क्या कोई ऐसी माजी में मिसाल है कि सुप्रीम कोर्ट जिसको बंद कर चुकी है केस को फैसला देकर, दोबारा उसको खोला हो? नहीं, बंद मुझे तो मिसाल मिलती नहीं है कि जिसमें बंद किया हो इस बुनियाद पे कि ताख़ीर हो गई है, बहुत ताख़ीर हो गई है जुर्म में की सरजद होने में, और आज जो कार्रवाई हो रही है अदालत में इतनी ताख़ीर हो गई है कि 10-15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपको ये अब केस ख़त्म ही होना चाहिए। मुझे तो इसका फौजदारी मुकदमा, मैं दीवानी की बात नहीं कर रहा हूँ, दीवानी तो 2 दिन ऊपर हुए तो ख़त्म हो गया केस, उसमें फिर वजूह बतानी पड़ती हैं मुल्ज़िम को या मुद्दई को, या
जो मुताला होता है कि मेरी ये दरख्वास्त में ताखीर क्यों हुई। चले सर, अगर खोला भी जा सकता है, मान लिया सर ये 2.5 साल हुकूमत सोई हुई थी, अगर खुल सकता था तो 2.5 सालों में हुकूमत ने क्यों उसको परसू नहीं किया? अब अचानक जब शहबाज शरीफ बाहर जाने लगे अचानक याद आ गया नहीं हुदैबिया भी एक केस है, उसको खोल के देखते हैं दोबारा। नहीं, ये तो आप उनसे हुकूमत वालों से पूछे, मैं तो उनका कोई वकील नहीं हूँ, मेरा तो इससे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। वो मैं तो आपको कानून की बात बता रहा हूँ। कानून में ये है कि इसमें जो शहबाज शरीफ है, अब इनका भी तो देखें ना, ये कहते हैं ताखीर हुई। हाँ। ये केस 2000 तक आया, वो तफ्तीश होती रही, इन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। 2000 के बाद ये 10 दिसंबर 2000 खुद दरख्वास्त देके खुद रज़ाकाराना तौर पे सऊदी अरब चले गए 10 साल की लेके छुट्टी लेके। एक लिहाज से अदालतों में तो काम, फौजदारी केस तो हो ही नहीं सकता जब तक मुल्ज़िम मौजूद ना हो, फौजदारी केस नहीं चल सकता। इस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं और आर्टिकल 353 है ज़ाब्ता फौजदारी का, सेक्शन 353 इसमें। और ये आप बाहर चले गए अपनी मर्जी से, जेल आप 10 साल के लिए सऊदी अरब चले गए। अब 10 साल तो आपने डिले, ये तो काजी साहब को देखना चाहिए कि उस 10 साल डिले हुई। फिर जब यहाँ आ गए, अब मुकदमा चलने लगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक लगाया चेयरमैन नैब, क्योंकि चेयरमैन नैब के दस्तखत के बगैर प्रोसिक्यूशन नहीं शुरू हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, उसके दस्तखत के बगैर अरेस्ट नहीं हो सकता। ये वो सेक्शन 18 में नैब और 24 में लिखा हुआ। अब आपने वापस जब आ गया 10 साल तो आपने आप पे गए ना, वो प्रोसिक्यूशन क्या कर दी। फिर आपने चेयरमैन नैब थे नवीद एहसन, उनके खिलाफ आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने दरख्वास्त दे दी कि ये बड़े हैं, बहरहाल उनको मौजू नहीं है और ये क्वालिफाइड नहीं है और ये वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने निसार अली खान की ये दरख्वास्त लेके उस बेचारे को उड़ा दिया। बड़ा शरीफ, बड़ा ईमानदार सिविल सर्विस का बंदा था। उसकी जगह लगाया गया, गवर्नमेंट ने लगाया फसी बुखारी, जो पाकिस्तान नेवी का, बहरिया का चीफ, पाकिस्तान नेवी का चीफ रह चुका था, एडमिरल फसी बुखारी। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ये भी उनको पसंद नहीं आया, उसके भी खिलाफ दरख्वास्त दी, उसको भी निकाला इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने। अब तीसरा उन्होंने लगाया गवर्नमेंट ने दीदार हुसैन शाह। दीदार हुसैन शाह साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और साबिक सुप्रीम कोर्ट का जज था, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज को फिर भी दोबारा नहीं था। मुस्लिम नवाज ने फिर उसके तीसरे के खिलाफ भी दरख्वास्त दी और तीसरे को भी पलटा दिया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने, चीफ जस्टिस ने। और ये मतलब है सर, आप समझते हैं कि ओपन एंड शट केस है ये हुदैबिया? हुदैबिया ओपन एंड शट मैंने उस लिहाज से नहीं देखा, ये मैं आपको बता दूं। मुझे कोई एविडेंस, ये जो बताते हैं टॉक शोज पे आके आपके कि ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, उससे तो ओपन एंड शट लगता है। तो मैंने नहीं देखे इसके कागजात और इसको एग्जामिन किया। सही। ये मैं जानता हूँ कि फौजदारी मुकदमा, आप एक मर्डर करते हैं और भाग जाते हैं। ये भी तो भागे हुए थे, 10 साल सऊदी अरब में रहे, 6 साल इन्होंने चेयरमैन नैब नहीं कोई चलने दिया। फिर कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब आ गए तो इनके उधर आसानी हो गई। सही। और इस दौरान इन्होंने रिव्यू भी डिसमिस करवा लिया सुप्रीम कोर्ट से और कुछ और। मतलब ये है कि शहबाज शरीफ का बाहर जाना मुश्किल हो गया है? ये मैं नहीं कह सकता हूँ।
ये अदालत ही अल्टीमेटली अदालत में ही जाएगा, पर नवाज शरीफ के बारे में जो भी अदालत बैठेगी, शहबाज शरीफ के बारे में जो भी अदालत बैठेगी सुप्रीम कोर्ट के बाद, वो ये देखेगी कि कितनी मिसालें हैं कि चीफ जस्टिस ने एक दिन में वो केस को फिक्स भी किया हो, सुना भी, फैसला भी दिया, उस दिन फिक्स हुआ हो, उसी दिन फैसला आ गया हो। हाँ, और 2 दिन पहले से वो टिकट बुक करवाई हुई थी। हाँ, टिकट बुक कराई हो। अब इसका ये फैक्ट्स है, इससे तो हाई कोर्ट को खुद सोचना पड़ेगा कि क्या मतलब है, कोई मतलब अपना वकार भी तो रहना होना चाहिए ना। सही। मैं नहीं समझता इस तरह उन्होंने हमजा को रिलीफ दी थी। हमजा अपने घर के तय खाने में थी जब नैब उसको गिरफ्तार करने पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। किसी को बेल बिफोर अरेस्ट नहीं देते जब तक वो मुल्ज़िम पेश ना हो। ये रोजाना की बात है, रोजाना के 200-400 केस होते हैं अदालत के सामने। बिल्कुल। और अगर पेश ना हो ये बेल बिफोर अरेस्ट डिसमिस। और ये तो बड़ी अनोखी रिलीफ ले रहे थे। इस तरह की रिलीफ तो मैंने आम आदमी को तो नहीं मिलते। बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी साहब। तो मैं आप बेल पे हैं, ये तो है, और आपको मुल्क से बाहर भी जाने दिया जा रहा है। जबकि भाई साहब भी बाहर है और वो मफरूर डिक्लेयर हुए में, आपके बेटे, आपके भतीजे, आपके फैमिली सारी, तो किसी एक बाप का एक बेटा मफरूर हो, उस बाप की जमानत नहीं होती। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज़ अवान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ साहब आपका। अली नवाज़ साहब, इस वक्त लग ऐसे रहा है कि हुकूमत का सिर्फ जैसे एक ही मिशन है और वो है शहबाज शरीफ को रोकना, शहबाज शरीफ को मुल्क से ना जाने देना, गड़े मुर्दों को उखाड़ना। बहुत से कानूनी माहिरीन कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है हुदैबिया पेपर मिल्स पर, हुकूमत इसमें से निकालना क्या चाहती है। तो आज वफाकी काबीना की जो ज़ैली कमेटी बनी उसने भी जो है ना अप्रूव किया और कहा कि काबीना इसका फैसला करेगी ECL में नाम डालना है जो शहबाज शरीफ का। सर, इतनी हुकूमत क्यों एक्टिव हुई हुई है शरीफ ख़ानदान को लेकर? लगता है और कोई काम ही नहीं है हुकूमत के करने का। अगर चले फिर इससे पहले हुकूमत की कारकर्दगी पे बात कर लेते हैं, वो आसानी हो जाएगी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कितनी ज़बरदस्त कारकर्दगी जा रही है। आज आपने रिपोर्ट देखी होंगी कि 93% हमने अपनी जो टारगेट था उसको प्रोक्योर कर लिया है। गंदम की इस दफ़ा बम्पर क्रॉप हुई है। हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखने जा रहे हैं 3 महीनों के। एक्सपोर्ट्स की आपके सामने चीज़ें आ रही हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हुई हैं। इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला $25 अरब आप क्रॉस करेंगे। रेमिटेंसेस $28 अरब से आप क्रॉस कर गए हुए हैं। टेक्सटाइल आपके बूम पे है, कंस्ट्रक्शन आपके बूम पे है, आपकी स्टील इंडस्ट्री बूम पे है, कार मैन्युफैक्चरिंग आपकी बूम के ऊपर है। आप जाके देखें स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.7% पे ग्रो कर रही है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। दूसरी तरफ हमारी पार्टी का जिस मुल्क की मैशत इतनी अच्छी चल रही होती है ना, वहाँ 3-3 वजीर खजाना नहीं बदले जाते सर। नहीं, ये देखेंगे, ये भी एक आपकी मिथ है ना जो आप समझ रही हैं। हम ये कह रहे हैं इंडिकेटर्स तो नहीं, आप जैसे कोविड है, कोविड दुनिया में वाहिद बीमारी जिसको छुपाया नहीं जा सकता। क्यों? इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितने लोग एडमिट हुए, कितने लोग ऑक्सीजन के ऊपर हैं और कितने लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं और कितने लोगों की डेथ हो गई है। ये आप छुपा नहीं सकते। इस तरह इकोनॉमिक्स और जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो आप छुपा नहीं सकते। आपके सामने अभी स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट दी है, खुद ही आप लोग कोट करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, कि जिस तरह जा रहा है शायद इंशाल्लाह ताला हम 3% को शायद 3% से आगे की तरफ मूव कर जाएं विद इन दिस ईयर।
अगले साल तो IMF वर्ल्ड बैंक आपको कह रहा है कि 4% पे हिट कर जाएंगे। अपने GDP की बात कर रहा हूँ। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि सबसे ज्यादा जो परेशान मुझे चीज करती है वो महंगाई करती है। देखिए, एक आम आदमी का जो कंसर्न है वो तो महंगाई है ना, उसके इंडिकेटर्स आज कहाँ फॉल कर रहे हैं। शादिया मेरी बात समझिए, बिल्कुल ठीक। आपने पहले एक बात की कारकर्दगी की, वो मैंने आपको बता दी। दूसरी आपने बात की महंगाई की, और बिल्कुल ठीक बात। अगर इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है वो महंगाई है। अब दुनिया का ये महंगाई से पाकिस्तान का मसला नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा फिनोमेना दुनिया फेस कर रही है वो महंगाई का कर रही है, क्योंकि जो सप्लाई चेन्स हैं वो हिट हुई हैं। आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, और उसकी वजह से जो महंगाई आई है वो पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। पर क्योंकि एक आम आदमी का मसला है, एक आदमी के किचन का मसला है, वो ये नहीं सोचता, वो नहीं ये समझना चाहता कि दुनिया के इस वक्त क्या चल रहा है। उसके देखिए, आप लोगों ने वोट भी एक आम आदमी से लेना है, एक आम आदमी को रिलीफ नहीं होगा। एक आम आदमी से वोट तो आम आदमी से ही लेना है ना, और किससे लेना है? मैं कह रहा हूं हमारी सबसे बड़ी तरजीहात में से, पूरी तरजीहात में से सबसे बड़ा जो इस वक्त हम डील कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन को ही डील कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि हम सब्सिडी, बहुत सारी रमजान में हमने सब्सिडी भी दी है, बहुत सारी हमने स्पोर्ट प्राइस बढ़ाई है, जिससे 1100 अरब रुपए का जो आपका 70% पॉपुलेशन है देहातों में जो रहती है उसको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि 1800 रुपया स्पोर्ट प्राइस करके उसमें सब्सिडी बढ़ा के, ताकि जो शहरी इलाकों में उसकी वजह से इन्फ्लेशन है उसको काबू किया जा सके। कि 1800 सपोर्ट प्राइस आप लोगों ने बनाई, धरनों के बाद, एहतजाज के बाद, किसान सड़कों पर निकले, किसानों ने डंडे खाए, रशिया के किसान को फायदा पहुंचाया। फिर जब आवाज उठी कि रशिया के किसान से आप ले रहे हैं, उनको सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, अपने किसान को आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते? ये बड़ी एक तगो-दो, एक बड़ी जंग के बाद आप लोगों ने इतनी सपोर्ट प्राइस दी है, ये किसान को आसानी से नहीं मिली है सर। अच्छा चलें, जो हमने अच्छा किया वो लोगों की वजह से किया, और जो खराब हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। आपके ये अगर लॉजिक है, चलिए मैं इसको भी मान जाता हूँ, पर आप इन लास्ट रिजल्ट देखें कि स्पोर्ट प्राइस बढ़ गई। दुनिया में इसी तरह स्पोर्ट प्राइसेस बढ़ती हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल जो नून लीग की गवर्नमेंट रही है उसमें स्पोर्ट प्राइस किसान की नहीं बढ़ी है। उसके बाद आप दूसरी तरफ देखें, जो लास्ट स्पोर्ट प्राइसेस बढ़ी थी हमारी क्रॉप्स की, वो पीपल्स पार्टी के दौर में बढ़ी थी। और जब वो स्पोर्ट प्राइस उन्होंने बढ़ाई थी तो आपको फिर मैं थोड़ा याद करा देता हूँ, आटा जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई थी 10 रुपए का था। जब आपने स्पोर्ट प्राइस बढ़ाई कॉटन की प्रोडक्शन आपको पता है कितनी कम हो गई है? वो 40% पे चला गया, 40 रुपए पे चला गया आटा। तो बात दोनों तरफ देखना होता है, इस तरह नहीं होता कि आपने सिर्फ एक चीज को देखते हुए फैसला कर देना होता है। हमारे मुल्क में जो अर्बन सेंटर्स हैं जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, जहां इन्फ्लेशन का इंपैक्ट सबसे ज्यादा आता है, उनको भी सामने रख के फैसला करना होता है। पर आपने एक गो में सारी चीजें खत्म कर दी। नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ, आपको पता है ना कॉटन हमारे यहाँ कितनी कम हो रही है, इसकी क्या वजह है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? देखेंगी इसमें 2-3 वजूहात हैं, जरा समझ लीजिएगा इसको। शायद बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हम एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क है। हमारी जो एक्सपोर्ट है उसका 13% जो है उसको टेक्सटाइल उसमें शेयर करता है। और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को इस दफा अराउंड 4 मिलियन बेल्स आपको इंटरनेशनली इंपोर्ट करनी पड़ी है पाकिस्तान को अपने जो ऑर्डर्स मीट करने के लिए। इस सबसे पहले ग्रेजुअली इस मुल्क में कॉटन को ख़त्म किया गया। सबसे पहले इसकी स्पोर्ट प्राइस कोई प्राइस नहीं है, इंटरनेशनली इसकी जो प्राइस होती है उससे बहुत कम जो ग्रोअर है उसको मिलती है। उसके बाद जो कॉटन कल्टिवेटेड एरिया है, जिसमें कॉटन जहां सबसे ज़्यादा उगती है, उस एरिया के ऊपर एक पॉलिटिकल आपको पता है मनूवरिंग हुई और शुगर क्रॉप को उस जगह ले जाया गया, वहाँ शुगर इंडस्ट्री लगी, शुगर मिल्स लगी, और जिसकी वजह से कॉटन की जो ग्रोइंग एरियाज वो आहिस्ता 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 ख़त्म होते गए। उसके बाद इस क्रॉप के ऊपर सीड के ऊपर कभी कोई काम नहीं हुआ, पेस्टिसाइड्स के ऊपर इतना काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो ग्रोअर है उसका इसकी तरफ से ध्यान ख़त्म हुआ, मकई की तरफ चला गया, बाकी क्रॉप्स की तरफ चला गया। पर हम बड़ा इनिशिएट इसको कर रहे हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसके अंदर हमने कॉटन को भी रखा हुआ है, और उसको भी हम बड़े आगे की तरफ जा रहे हैं कि सबसे पहला जो उम्मीद है और किसी जगह पे आमों के बागात को काट कर सोसाइटीज नहीं बनाई जाएंगी। हम अपनी जमीनों को तो ऐसे खत्म कर रहे हैं। अली नवाज अवान साहब जी क्या करें? सर मैं कह रही हूँ कि अभी जिस तरह आप कह रहे हैं कि कॉटन की जगह पर और क्रॉप्स को लगा दिया गया, इंडस्ट्रीज बन गई, सोसाइटीज बन गई। मैं आपको बता देता हूँ, आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा था
जहांगीर तरीन साहब ने वो केस किया था। केस किसके खिलाफ था? मियां शरीफ फैमिली के खिलाफ था कि उन्होंने नॉन शुगर केन ग्रोइंग एरिया के अंदर जहां बैन है शुगर केन लगाना, उस एरिया में जाके शुगर केन अलाउ कर दिया था। सारी की सारी अपनी 4 मिलें उठा के वहां शिफ्ट कर दी थी। वहां से कॉटन का जो हम लोग कॉटन उगाया करते थे उनको शिफ्ट कर दिया था शुगर केन की तरफ। ये केस लगा था और हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया था, और उसके बावजूद वो उस वक्त वो मिल्स उधर शिफ्ट हुई और वहां लगी और वो काम कर रही। सर, आमों के बाग भी काट काट के सोसाइटीज बनाना, सर ये भी तो जायज नहीं है। बिल्कुल गलत है, इसमें कौन सी दो राय है। पर आप ये देखें, गवर्नमेंट ने एज ए रेगुलेटर काम करना है। वो जिस वीडियो जो वायरल हुई थी वो भी हमारे दौर की वीडियो नहीं है, वो भी आपको पता है पिछले दौर की वीडियो थी, और किस इलाके से बिलोंग करती थी, कौन सी हाउसिंग सोसाइटी थी, उसके साथ कौन इन्वॉल्व था, ये तो बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। पर हम अपनी देखना, हमने आए एक बहुत बड़ा हमारा स्ट्रेटेजिक क्रॉप थी वीट, उसके ऊपर हमने काम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत रहमत रही इस दफा, और हमने इस दफा बम्पर क्रॉप ली है कि इस दफा हमें इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, 3 सालों के बाद हुदैबिया पेपर्स को खोलना क्यों याद आया आप लोगों को? क्या कह रही हैं आप? सर, 3.25 सालों के बाद हुदैबिया पेपर खोलना क्यों याद आया सर आपको? क्यों? अच्छा, ये जरा इसको समझने की जरूरत है। जरा समझें, इस मुल्क में अशरफिया के लिए एक अलग कानून है और गुरबा के लिए एक और कानून है। इस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर लगभग 86,000 लोग ऐसे हैं जो जेलों के अंदर मौजूद हैं, जिनके ऊपर बहुत छोटे छोटे क्राइम्स हैं। किसी का मोबाइल चोरी का है, किसी का साइकिल चोरी का है, किसी का मोटरसाइकिल चोरी का है। जैसे मैं अभी 7 दिन नून लीग की गवर्नमेंट है 188 के पर्चे के अंदर 8 दिन रह के आया हूँ, तो वो क्या है कि एक अमीर आदमी जिस पे केस, क्या छोटा सा केस है, $7 अरब का। कौन सा $7 अरब? जो वो कहता है कि मैं 1988 में आया, सुनते जाइएगा जरा, 1988 में सियासत 1988 में मेरे पास 2.1 मिलियन के एसेट्स थे, मतलब 21 लाख के। मेरे 2008 में बढ़ के कोई 1.25 करोड़ के हो गए, बढ़ के मेरे 2018 के अंदर कुछ 7 अरब के हो गए। उन्होंने कहा अच्छा भाई, दुनिया पूरे पाकिस्तान के बिजनेसेस नीचे की तरफ जा रहे हैं, शरीफ फैमिली के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप मुझे बताएं सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? उन्होंने कहा टेलीग्राम ट्रांसफर्स लगी हुई है, टीटीज लगी हुई है। कितने लोगों ने आपके अकाउंट में टीटियां लगाई? कहते हैं 72 लोगों ने। 72 में से किसी पापड़ वाले को आप जानते हैं, किसी जलेबी वाले को जानते हैं, जो लोग मर गए उनको जानते हैं? कोई आपका उनके साथ बिजनेस टाइज है? कहते हैं नहीं है। उन्होंने आपके अकाउंट में क्यों पैसे भेजे? हमें पता नहीं है। दूसरा रुख ये है कि अभी तक कुछ साबित किसी पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर दूसरा, बिल्कुल ठीक बात की आपने, जो ये बुसीदा निज़ाम है, इसके अंदर जो ट्रायल के पीरियड है वो भी आपके साथ, इसीलिए तो हम कहते हैं इस निज़ाम को चेंज करें, और हमारे पास वो नंबर्स नहीं है। हम अपोजिशन को कहते हैं बैठे इस निज़ाम को चेंज करते हैं, वो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। 125 लगभग 110 गवाहान है इस केस के अंदर। पीडीएम जो फैमिली है, आप लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को छेड़ दिया है और वो ऑपोजिशन प्लान कर रही है, ऑपोजिशन प्लान कर रही है इसके बाद भरपूर तहरीक चलाने का। मैं कह रहा हूँ, अच्छा आप ये कह रही हैं कि अगर हम उनसे पूछेंगे आपने पैसे कहाँ से लेके आए, तो वो कहते हैं हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। सिर्फ इस मुल्क में वो कहते हैं गरीब जो इन्फ्लेशन है उसके खिलाफ वो तहरीक नहीं चलाते। वो जो इस मुल्क में कोविड आया हुआ है उसके अंदर गवर्नमेंट की हेल्प नहीं करते। नैब लॉ के खिलाफ बात करते हैं, नैब लॉ पे बैठने को तैयार नहीं है। लीगल सिस्टम के खिलाफ है, लीगल सिस्टम पे बैठने को तैयार नहीं है। तो आप मुझे बताएं, वो सिर्फ तहरीक किस चीज पर चलाने को तैयार है कि मेरे आप पूछने के हकदार नहीं है। जो आपने बात की इस हुदैबिया केस की, क्या आप मुझे बताएंगी, आपने इसके ऊपर पढ़ा होगा, आपके पास पूरा केस स्टडी होगी इसकी, कि 1999 में कू होता है, 2000 में रेफरेंस दायर होता है कि 7 इसके अंदर हुदैबिया पेपर्स मिल के अंदर। बिल्कुल हमें याद है जी, वो रिमार्क्स उस वक्त हमें याद है जनाब, याद है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीन पर इस्राएली फोर्सेस के हमलों का सिलसिला जारी है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक पीर के दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ और इसमें इस्राएली फ़ज़ाई हमलों में अब तक 35 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और 10 बच्चे भी शामिल हैं। गज़ा में इस्राएली फोर्सेस की जानिब से मुसलसल बमबारी की जा रही है। बैतुल मक़दस में इस्राएली सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों में अब तक 700 से ज़ायद
फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीन में अपने हमलों की ताकत और शिद्दत को मज़ीद बढ़ाएंगे। इजरायली फोर्सेस के इन वहशियाना कार्रवाइयों के बाद फ़लस्तीनी तंजीम हमास की जानिब से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं, जबकि दुनिया भर में इजरायली हमलों की मजम्मत जारी है। दुनिया के कई ममालिक में इजरायली मजालिम के खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन की हालिया सूरत हाल पर कुछ ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का आज भी इजलास होगा, जबकि पीर के रोज़ होने वाले इजलास में सलामती काउंसिल का कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो सका। इस एलामिया के जारी ना होने की वजह यह बताई जाती है कि अमेरिका ने नॉर्वे की तजवीज़ करदा मुसव्वदा, जिसमें इसराइली हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि वो बैतुल मक़दस में आबादकारी की सरगर्मियाँ और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को बंद करने पर हिचकिचाहट का मुजाहरा करे। पीर के दिन होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास के बाद तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सहाफ़ियों को ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में मौजूद सहाफ़ियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान को इसराइली हमलों की मजम्मत न करने पर तनकीद का भी निशाना बनाया। ब्रीफिंग में एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या मौजूदा हालात में फ़लस्तीनियों को अपने हक़ का दिफा का हक़ हासिल है, तो तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने जवाब दिया कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि क्या फ़लस्तीन भी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तस्लीम शुदा रियासत नहीं है, तो फिर दीगर रियासतों की तरह क्या आलमी कवानीन के मुताबिक हर रियासत को दिफा का हक़ नहीं है? तो तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने जवाब दिया कि वो इसका जवाब देने के अहल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान से यह भी पूछा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीनियों के कत्ले आम पर मजम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्या फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ इसराइलियों के मुकाबले में कम कीमती हैं क्या? तो तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने सिर्फ ये जवाब दिया कि उन्हें इंसानी जानों के नुकसान पर बहुत अफसोस है। गुज़श्ता रोज़ OIC का वर्चुअल हंगामी इजलास भी हुआ। इस इजलास में फ़लस्तीन पर हमलों की सख्त मजम्मत की गई। OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाएं और इसराइल के खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए एक मैकेनिज़्म को जो है ना वो फॉल किया जाए। सवाल ये है कि आखिर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इसराइल के खिलाफ मजम्मती एलामिया जारी क्यों नहीं हो सका? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, क्या वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती काउंसिल का इजलास आज भी होने जा रहा है, कोई मुतफ़िक़ा एलामिया भी जारी नहीं हुआ, फिर मजम्मत का अल्फाज भी इस्तेमाल करने से हिचकिचाहट है? सर, क्यों आलमी बिरादरी जो है, चाहे वो कश्मीरियों का दर्द हो, दुख हो, कश्मीरियों का खून हो या फ़लस्तीनियों की तकलीफ़ हो, इसको तकलीफ़ नहीं समझा जाता? क्या इनकी जानें कीमती नहीं है सर? जी देखें, अक़वाम मुत्तहिदा में जो सलामती काउंसिल है उसमें तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी हिमायत के बग़ैर फैसले नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जैसे आपने जिक्र किया है कि वहाँ एक ताकत है जिसने इनकार किया है, जो प्रपोज़ल ले आया था सलामती काउंसिल की स्टेटमेंट के बारे में, उस पे उनके कोई इतराज़ थे, तो वो इतराज़ अभी तक हल नहीं हुए हैं, इसलिए सलामती काउंसिल की स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है। जो इस्लामी मुल्क हैं, हमने मुलाकात में हमने ये फ़ैसला किया कि हम इस्लामी दुनिया की तरफ से एक स्टेटमेंट हम जारी करेंगे। वो आज जारी हो गई है और उसमें बिल्कुल पूरी हिमायत की है फ़लस्तीनियों की, और जो उनके ख़िलाफ़ जो हो रहा है उसको कंडेम किया गया है बहुत सख्त अल्फाज में। और हमने एक ख़त सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को लिखा है और दूसरा ख़त हम जो जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी लिखा है। और हमारा इरादा है कि अगर सलामती काउंसिल में कोई फ़ैसला नहीं हो सकता तो हम जनरल असेंबली का इजलास बुलाएंगे और उस इजलास में हम रेजोल्यूशन पेश करेंगे। सर, इसका मतलब इस इदारे में वो ममालिक बैठे हैं जो ताकतवर है, उसी का जोर चलेगा, उसी का डंडा चलेगा, वही अपना जो है ना वो रूल करेगा, वही अपना हुक्म चलाएगा। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों के हुकूक के लिए, जो मुसलमानों की पर ज्यादतियाँ हो रही हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो फ़लस्तीन हो, ये इदारा उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए नहीं है सर?
देखिए, इसमें ये 5 ताकतें हैं जिनके पास वीटो पावर है और मुख्तलिफ जो मसले होते हैं, फिर जहाँ उनका इसमें हिमायत नहीं होती है तो फिर वो अडॉप्ट नहीं हो सकता है। फ़लस्तीन का जो सवाल है और कुछ और सवाल हैं जैसे आपने जिक्र किया है, कश्मीर का सवाल है, उसमें कुछ ममालिक हैं जिनकी पोजीशन UN चार्टर के तहत नहीं है और उस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है, पर ये उनके पास वीटो पावर है तो वो रोक सकते हैं इस किस्म जो फैसले होते हैं। तो इसीलिए हमने फैसला किया कि अगर सलामती काउंसिल में कुछ नहीं निकल सकता तो फिर हम जनरल असेंबली जाएंगे और वहाँ से कुछ, वहाँ तो वीटो नहीं है तो इसलिए हम तो सर जनरल असेंबली का इजलास कब बुलाया जाएगा? हमारी बस कोशिश है कि जल्दी में जल्दी हो। मेरे ख्याल में इसी हफ्ते में या कुछ 4-5 दिनों में इंशाल्लाह उसको हम बुलाएंगे। ठीक है और सर आखिरी सवाल, सर अमेरिका भी इस सारे मामले पर क्यों रिलक्टेंट है? सर ये वो ममालिक हैं जहाँ पर एक कुत्ता भी मर जाए तो जो है ना वो उसके हक के लिए खड़े हो जाते हैं। सर ये इंसानी हुकूक के अलमबरदार बनते हैं ये सब ममालिक, लेकिन फ़लस्तीन में जो मुसलमानों पे इस वक्त हो रहा है रमज़ान के इस महीने में, सर अमेरिका भी रिलक्टेंट है उस पर आवाज़ उठाने के लिए? जी, मेरे ख्याल में वो सवाल तो अमेरिका से पूछना चाहिए। हम समझते हैं कि अमेरिका के ताल्लुकात इजराइल के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, उसके एलाय है तो वो अपने एलाइज को बचाता है, कश्मीर में हिंदुस्तान को बचाता है और इजराइल में इजराइल को फ़लस्तीनियों और मिडल ईस्ट के जो मसले उसमें एक तरफा उनकी पोजीशन है, वो सब जानते हैं, हम सब जानते हैं क्या उसकी वजूहात हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अक़वाम मुत्तहिदा मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब मेरे साथ है। सर थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।